नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं साथियों, हम नोटसेट के लिए जो क्लासेस है वो स्टार्ट कर रहे हैं। मॉडल पेपर एमसीक्यू टॉप एमसीक्यूज के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। 14 सितंबर को इसका एग्जाम होने वाला है साथियों। तो उसके लिए मैं टोटली जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स के अंदर जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी लेवल के एमसीक्यू लेके आया हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉप एमसीक्यू के साथ नोटसेट के लिए हम जो क्लासेस है वो स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा एमसीक्यू रहेगा कि व्हाट इज द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द ब्लडर। साथियों, ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर एग्जाम के अंदर ये क्या रिपीट हुए हुए एमसीक्यू है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारा यही है कि व्हाट इज द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ ब्लडर। ब्लडर की जो नॉर्मल कैपेसिटी है वो पूछी गई है साथियों। आंसर हमारा रहेगा इसके अंदर ऑप्शन ए 100 से 300 ml, 100 से 300 ml तक होती है। या ऑप्शन बी रहेगा 300 से 600 ml तक की होती है। ऑप्शन सी रहेगा 600 से 900 ml तक की होती है। या ऑप्शन डी रहेगा कि 900 से 1000 ml। तो नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ ब्लडर कितना होता है साथियों? आपका जो राइट आंसर है इसमें क्या होगा? तो राइट आंसर की मैं बात करूं साथियों तो नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ ब्लडर होता है 300 से 600 ml। तो ये हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा कि 300 से जो 600 ml है वो हमारा राइट आंसर यहाँ पे जाने वाला है साथियों। नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों नेक्स्ट एमसीक्यू की क्वेश्चन नंबर सेकंड कि पेशेंट हु इज रिसीविंग ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज इन इज एग्जांपल ऑफ। एक पेशेंट है वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है ट्रीटमेंट किसका, डायबिटीज का उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये किस तरह का जो प्रिवेंशन है वो होगा। जो डायबिटीज एक पेशेंट है तो उसका ट्रीटमेंट वो ले रहा है तो किस तरह का वो ट्रीटमेंट जो प्रिवेंशन है उसमें चल रहा है। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए हमारा दोस्तों? ऑप्शन ए हमारा रहेगा कि प्राइमरी प्रिवेंशन ये होता है। ऑप्शन बी रहेगा कि सेकेंडरी प्रिवेंशन इसको कहेंगे। ऑप्शन सी रहेगा टर्सरी प्रिवेंशन इसको कहा जाएगा। या ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, या ऊपर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई भी नहीं। तो हम बात करते हैं साथियों कि एक डायबिटीज पेशेंट है उसका अगर ट्रीटमेंट वो ले रहा है तो उसका जो राइट आंसर वो रहेगा सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसका जो राइट आंसर जाएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन, इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है साथियों। क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात करते हैं कि एक पेशेंट है रिफ्यूज फॉर द विटामिन इंजेक्शन, उसने लेने के लिए रिफ्यूज कर दिया है बट द फैमिली इंसिस्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। सो लेकिन जो परिवार वाले हैं वो कह रहे हैं कि इसको लगाना है, ये जो इंजेक्शन है विटामिन का ये लगाना है। देयर फॉर द नर्स, जब क्या करती है नर्स क्या करती है एडमिनिस्टर करती है इंजेक्शन को, लेकिन जो पेशेंट है वो कॉल कर देता है अपने लॉयर को और लीगल एक्शन लेने के लिए नर्स के खिलाफ एक लीगल एक्शन उसने लेना है। एज पर लो नर्स क्या आंसर करेगी, नर्स है वो क्या कर रही है, सही कर रही है गलत कर रही है, तो हमें ये बताना है। ऑप्शन ए रहेगा कि डिड राइट, सही कर रही है। ऑप्शन बी रहेगा शुड टेक इन राइटिंग द फैमिली कंसल्ट फॉर इंजेक्शन, मतलब इंजेक्शन लगाने से पहले फैमिली से कंसल्ट लिखित रूप में, ठीक है। एक वो कंसल्ट वहाँ से पेशेंट के फैमिली जो रिलेशन वाले हैं उनसे लेगी भी मैं ये इंजेक्शन लगा रही हूँ तो आप मुझे लिख करके या साइन करके ये चीज़ दो। ऑप्शन सी रहेगा कमिटमेंट, नहीं कमिटेटेड असॉल्ट अगेंस्ट द पेशेंट ये रहेगा। या ऑप्शन सी रहेगा कि कमिटेड एक्ट ऑफ द बैटरी अगेंस्ट ऑफ द पेशेंट है। तो ऑप्शन ये जो सारे हैं इनके अंदर से हमारा जो राइट आंसर क्या रहेगा कि इस तरह का अगर कोई है पेशेंट जो कि रिफ्यूज कर देता है और फैमिली वाले कहते हैं कि लगाओ और नर्स अगर ऐसा कर देती है तो ये क्या चीज रहेगी, ये रहेगा कमिटेड एक्ट ऑफ द बैटरी अगेंस्ट ऑफ द पेशेंट्स। इसका जो राइट आंसर जाने वाला है ये ऑप्शन डी रहेगा कि कमिटेड एक्ट ऑफ द बैटरी अगेंस्ट ऑफ द पेशेंट्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की हम बात करें कि विच कलर नॉर्मली इंडिकेट एलर्जी व्हेन ए पेशेंट वियर ए रिस्ट बैंड। एक पेशेंट है उसको एलर्जी लगा दी है तो रिस्ट बैंड लगाएंगे हम, कौन से कलर का उसमें रिस्ट बैंड लगाएंगे एलर्जिक पेशेंट के लिए? ऑप्शन ए रहेगा ब्लू कलर का। ऑप्शन बी रहेगा ऑरेंज कलर का यहाँ पर रिस्ट बैंड है वो यूज किया जाएगा। ऑप्शन सी रहेगा व्हाइट कलर का वहां पर रिस्ट बैंड यूज किया जाएगा। ऑप्शन डी रहेगा रेड कलर का वहां पर रिस्ट बैंड है वो यूज किया जाएगा। तो साथियों इन चार जो ऑप्शन में से हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा जाने वाला है? एलर्जिक पेशेंट के लिए जो रिस्ट बैंड है जिस कलर का यूज किया जाता है ऑप्शन ए रहेगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर जाने वाला, सॉरी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी रहेगा रेड कलर का। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाला है। फॉर हाउ मेनी डेज द पेशेंट विल बी सेंट टू होम इन पेरल, मतलब हाउ मेनी डेज
पेशेंट विल बी सेंट टू होम इन पैरल, पैरल पर अगर होम पेशेंट को भेजा जाता है तो वो कितने टाइम के लिए भेज सकते हैं हम? 1 से 2 दिन के लिए, 2 से 3 दिन के लिए, 3 से 4 दिन के लिए, या ऑप्शन डी रहेगा 4 से 5 दिन के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 2 से 3 दिन के लिए। राइट आंसर हमारा रहेगा 2 to 3 डेज, 2 से 3 दिन के लिए उसको हम घर भेज सकते हैं पैरल के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाला साथियों कि एक पेशेंट है, द पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद द क्रोनिक किडनी डिजीज। एक क्रोनिक किडनी डिजीज का एक पेशेंट है, शेड्यूल किया गया है हीमोडायलिसिस के लिए उसको। व्हेन शुड द नर्स प्लान टू एडमिनिस्टर द पेशेंट्स डेली डोज ऑफ द इनालाप्रिन टू एंश्योर इट्स इफेक्टिवनेस। तो अगर इनालाप्रिन की इफेक्टिवनेस उसको चेक करनी है पेशेंट को, पेशेंट की डोज है वो नर्स है वो चेक करेगी कि जो इनालाप्रिन है उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको चेक करेगी कब? ऑप्शन ए रहेगा ड्यूरिंग डायलिसिस करने के दौरान, जस्ट बिफोर डायलिसिस, बिफोर मतलब डायलिसिस करने से जस्ट पहले, और द डे आफ्टर डायलिसिस या डायलिसिस करने के बाद अगले दिन बाद, या अपॉन रिटर्न फ्रॉम डायलिसिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा दोस्तों? अपॉन रिटर्न फ्रॉम डायलिसिस इसका राइट आंसर रहेगा। अपॉन रिटर्न फ्रॉम डायलिसिस ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात हम करते हैं। विच वन इज नोट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड डॉक्यूमेंटेशन। अगर एक गुड डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया जा रहा है तो ये किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी, किस तरह का ये एक चरित्र रहेगा एक तरह का? तो इसको हम कहेंगे ऑप्शन ए रहेगा फैक्चुअल कंडीशन रहेगी, ऑप्शन बी रहेगा एक्यूरेट कैरेक्टरिस्टिक रहेगी ये, ऑप्शन सी रहेगा एडिक्वेट रहेगा, या ऑप्शन डी रहेगा कॉन्सिस का रहेगा। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि अगर गुड करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया जा रहा है तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? राइट आंसर हमारा रहेगा कि एडिक्वेट। क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी नंबर है वो हमारा यहाँ पर राइट जाने वाला है। एडिक्वेट इस तरह का जो करेक्टरिस्टिक है उसको कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर रहेगा कि एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा। ए नर्स टेकिंग राउंड ड्यूरिंग द इवनिंग शिफ्ट। एक नर्स है वो राउंड ले रही है इवनिंग शिफ्ट के अंदर, नोटिस कर रही है एक पेशेंट को लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द बाथरूम। बाथरूम के नजदीक वो क्या फ्लोर पर पड़ा हुआ है। द नर्स विल बी डॉक्यूमेंट दिस एज। जो नर्स है वो डॉक्यूमेंट करेगी तो इसको किस तरह से, ये किस तरह की रिपोर्ट है वो दर्ज करेगी? ऑप्शन ए रहेगा हमारा एनसीडी टोटल रिपोर्ट इसको कहा जाएगा, ऑप्शन बी रहेगा इंसिडेंट रिपोर्ट इसको कहा जाएगा, या ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर रहता है कि ट्रांसफर रिपोर्ट इसको कहा जाएगा, या ऑप्शन डी रहेगा सेंसस रिपोर्ट इसको कहा जाएगा। तो दोस्तों ये सभी जो रिपोर्ट्स है इसके अंदर से अगर इस तरह का कोई पेशेंट है जो कि इवनिंग शिफ्ट में अगर राउंड लेते समय बाथरूम के बाहर फर्श पर गिरा पड़ा है तो जो नर्स है उसको रिकॉर्ड करेगी। तो इस तरह के केस के अंदर उसको इंसिडेंस रिपोर्ट हम कहेंगे। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है, इंसिडेंस रिपोर्ट इसको कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाला है साथियों नोटसेट के अंदर इसी तरह के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ये जो एमसीक्यू सिर्फ नोटसेट के लिए नहीं, आने वाले सभी नर्सिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसकी जो डेली क्लासेज है मैं इवनिंग 6:15 बजे तक स्टार्ट करने वाला हूँ कि डेली इसकी 6:15 बजे की इसकी इंपॉर्टेंट क्लास आएगी। 25 से 30 एमसीक्यू उसके अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाले हैं साथियों। इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा? क्योर बॉडी टेम्परेचर इज हाईएस्ट एट। जो क्योर बॉडी टेम्परेचर है वो कब हाईएस्ट होता है? ए ऑप्शन रहेगा अर्ली मॉर्निंग के अंदर, ऑप्शन बी रहेगा नून के अंदर, ऑप्शन सी रहेगा लेट आफ्टरनून, और ऑप्शन डी रहेगा इवनिंग के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों रहेगा लेट आफ्टरनून। लेट आफ्टरनून के अंदर है जो क्या क्योर बॉडी टेम्परेचर है वो हाईएस्ट रहता है लेट आफ्टरनून के अंदर। ऑप्शन या हमारे जो इसका राइट आंसर है वो रहेगा लेट आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूं, ए न्यूबॉर्न का टेम्परेचर है शुड बी। न्यूबॉर्न का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सिलरी, 37 डिग्री सेंटीग्रेड ओरल, या 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड रेक्टल, या 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सिलरी। तो इन सभी में से जो राइट आंसर हमारा कौन सा जाने वाला है कि एक न्यूबॉर्न का जो टेम्परेचर है कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर रहेगा 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड। रेक्टल अगर चेक करते हैं तो उसका 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करूं, 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फिर से। व्हेन ए पर्सन हैज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इट इज कॉल्ड। एक पेशेंट है उसका बॉडी टेम्परेचर क्या बिल्कुल ही नॉर्मल है, तो उस कंडीशन को हम किस नाम से जानेंगे? ऑप्शन ए रहेगा वो एफेब्राइल है, ऑप्शन बी रहेगा कि वो फेब्राइल है, ऑप्शन सी रहेगा उसको पायरेक्सिया की कंडीशन कहेंगे, ऑप्शन सी रहेगा उसको हाइपर पायरेक्सिया की कंडीशन कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की तरह हम डील करेंगे कि एक बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू है। एक पेशेंट है जिसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? तो ऑप्शन
ए बी सी डी में से हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वो कौन सा होने वाला है? ऑप्शन ए है हमारा, ए फेब्राइल की कंडीशन उसको कहा जाएगी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करता हूँ कि एक नियोनेट है मोस्ट रिलायबल साइट फॉर चेकिंग पल्स। एक नियोनेट के अंदर साथियों ये जो वर्ड है ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर नियोनेट पूछा जाता है, एडल्ट पूछा जाता है, या यहाँ पर कुछ इन्फेंट वगैरह पूछे, तो इस चीज़ पर ही ये क्वेश्चन डिपेंड होता है। यहाँ पर हमने छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है। नियोनेट का पूछा गया है, नियोनेट का मोस्ट रिलायबल साइट फॉर चेकिंग पल्सेस कौन सी होती है, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो इस तरह की कंडीशन को ए फेब्राइल की कंडीशन हम कहेंगे। साथियों नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा रहेगा 12 नंबर एमसीक्यू की तरफ हम चलते हैं कि एक नियोनेट है मोस्ट रिलायबल साइट फॉर चेकिंग प्लस, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका जो ऑप्शन ए रहेगा कैरोटिड पल्स नियोनेट की चेक करेंगे। ऑप्शन बी रहेगा अपेक्स ऑफ द हार्ट पे हम चेक करेंगे। ऑप्शन सी रहेगा फेमोरल पल्स इसको चेक करेंगे। या ऑप्शन डी रहेगा ब्रेकियल पल्स चेक करेंगे। तो साथियों नियोनेट की अगर आप मोस्ट रिलायबल पल्स अगर चेक करते हैं तो अपेक्स ऑफ द हार्ट, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अगेंस्ट में आपके लिए लेके आए अगेन। विच पोजीशन यूज इन केस ऑफ हाइपोटेंशन पेशेंट। एक हाइपोटेंशन का पेशेंट है, उस तरह के पेशेंट के अंदर हम कौन सी पोजीशन है वो प्रोवाइड करवाएंगे। ऑप्शन ए रहेगा रोज पोजीशन उसको प्रोवाइड करवाएंगे। ऑप्शन बी रहेगा ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन उसको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ऑप्शन सी रहेगा सुपाइन पोजीशन उसको प्रोवाइड कराई जाएगी। ऑप्शन डी रहेगा साइड लेइंग पोजीशन उसको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो साथियों ये जो सभी पोजीशन है इसके अंदर से कौन सी पोजीशन है वो हाइपोटेंशन के पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे। तो साथियों इसका राइट आंसर रहेगा ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन के अंदर इसको जो पेशेंट को प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसके अंदर क्या होगा, जो बेड है साथियों, जो बेड है उसका जो हेड है वो डाउन रहेगा और जो लेग साइड है वो अप रहेगी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करता हूं कि व्हाट आर द इंडिकेट्स ऑफ सीवियर बर्न। सीवियर बर्न को कौन सी कंडीशन है वो इंडिकेट करेगी, ये चीज हमें बतानी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए रहेगा शेयर्ड स्किन नो पेन। ऑप्शन बी रहेगा चेयर्ड स्किन पेन उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। ऑप्शन सी रहेगा ब्लिस्टर एंड पेन प्रेजेंट रहेगा। ऑप्शन डी रहेगा कि स्किन इज रेड ग्रे एंड पेन वहां पर प्रेजेंट रहेगा। तो साथियों अगर सीवियर बर्न की यहाँ पर मैं बात करूं, सीवियर बर्न के अंदर डीप बर्न होता है, तो उसके अंदर पेन है वो नहीं होगा, पेन है वो नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अंदर नो पेन, इसके अंदर पेन है, इसके अंदर पेन है, इसके अंदर पेन है, तो ये तीनों चीजें यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर नो पेन है। तो ऑप्शन ए है हमारा वो राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। चेयर्ड स्किन नो पेन यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात करता हूँ कि द पर्पस ऑफ वेबर टेस्ट इज यूज टू असेस। वेबर टेस्ट का यूज यहाँ पर पूछा गया कि वेबर टेस्ट है वो किस काम में लिया जाता है, वेबर टेस्ट है वो क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए रहा एयर कंडक्शन मेथड चेक करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी रहेगा बोन कंडक्शन मेथड चेक करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी रहेगा इन्फ्लामेशन चेक करने के लिए वेबर टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। या ऑप्शन डी रहेगा इन्फेक्शन चेक करने के लिए वेबर टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी ऑप्शन में से जो हमारा राइट आंसर रहेगा साथियों कि बोन कंडक्शन की चेक करने के लिए वेबर टेस्ट है उसका प्रयोग है वो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करूं, स्किन ट्रिगर इज असेस्ड टू चेक। स्किन ट्रिगर है वो चेक किया जाता है, असेस किया जाता है। चेक करने के लिए क्या, असेस करने के लिए चेक किया जाता है। ऑप्शन ए रहेगा हाइड्रेशन चेक करने के लिए स्किन ट्रिगर किया जाता है। ऑप्शन बी अडीमा चेक करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी रहेगा हाइपोक्सिया की अगर कंडीशन को हमें चेक करना है तो हम स्किन ट्रिगर वो करेंगे। ऑप्शन डी रहेगा BMI अगर चेक कर रहे हैं बेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, राइट आंसर रहेगा कि हाइड्रेशन, अगर हाइड्रेशन की कंडीशन हमें चेक करनी है तो स्किन ट्रिगर है वो असेस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करता हूं कि ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। जो ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब होता है नेफ्रॉन के कौन से पार्ट के अंदर। ऑप्शन ए रहेगा लूप ऑफ हेनले के अंदर। ऑप्शन बी रहेगा ग्लोमेरुलस के अंदर। ऑप्शन सी रहेगा प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स के अंदर। ऑप्शन डी रहेगा डिस्टल ट्यूब के अंदर। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या जाएगा, ऑप्शन सी है प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स के अंदर इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो होगा ग्लूकोज का, ऑप्शन नेफ्रॉन के अंदर। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की मैं बात करूं, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द अल्वियोली इज। डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ अल्वियोली इज क्या रहेगा। ऑप्शन ए रहेगा एटिलेक्टेसिस इसको कहा जाएगा। ऑप्शन बी इसको अस्थमा कहा जाएगा। ऑप्शन सी एम्फाइसेमा इसको कहा जाएगा। या ऑप्शन डी इसको ब्रोंकिएक्टेसिस इसको कहा जाएगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा कि अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल हो रहा है अल्वियोली का तो उसका जो राइट आंसर वो रहेगा एम्फाइसेमा इसको कहा जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट मैं 1 से 2 इमेज आपको शो कर देता हूँ क्योंकि नोटसेट के अंदर या अदर इंपॉर्टेंट नर्सिंग एग्जाम के अंदर इमेज का भी एक विशेष रोल है साथियों।
तो 1 से 2 इमेज आपको मैं हर एक जो मॉडल पेपर की क्लास है जो आएगी उसके अंदर 1 से 2 क्वेश्चन है वो इमेज की बेस पे मैं आपको बताऊंगा। एक इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एम्बू बैग की इमेज है साथियों, एम्बू बैग की इमेज है। इसके अंदर ऑक्सीजन इनलेट यहाँ पर ट्यूबिंग होती है जहाँ से ऑक्सीजन लगाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक वन वे वॉल भी होता है, ऑटो रिजर्वर शॉकेट जिसको बोलता है। सेल्फ इन्फ्लेटिंग यहाँ पर बैग पाया जाता है, बड़ा सा एक बैग होता है। यहाँ पर फेस मास्क होता है। एक्सपायरेटरी यहाँ पर वॉल्व पाया जाता है, पी वॉल्व और पॉप वॉल्व, यहाँ इस तरह के वॉल्व पाए जाते हैं। तो इस तरह की ये जो इमेज है कई बार पूछी जाती है, तो इस तरह की इमेज इसको कहा जाता है एम्बू बैग और रिजर्वायर बैग इसको कहा जाता है। इसका मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यूज किया जाता है ऑक्सीजन रिजर्वायर बैग टू प्रोवाइड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन टू दोज हु रिक्वायर, जैसे ड्यूरिंग सीपीआर वगैरह के दौरान इसका जो प्रयोग है किया जाता है। और इसको अगर डिसइंफेक्शन करना होता है तो 2% ग्लूटाल्डिहाइड 20 से 30 मिनट के लिए इसको रखा जाता है। नेक्स्ट मैं एनआरबीएम मास्क की बात कर लेता हूँ। तो एनआरबीएम मास्क है, इस तरह की इमेज होती है जिसके अंदर एक रिजर्वायर बैग होता है और एक ट्यूबिंग लगी होती है और एक फेस मास्क होता है। तो साथियों इसका जो प्रोवाइड है वो हाई फ्लो ऑक्सीजन के लिए किया जाता है, हाइपोक्सिक जो पेशेंट है उसके लिए, हाइपोक्सिक जिस पेशेंट को हाइपोक्सिया हो चुका है उस तरह के पेशेंट के लिए इस तरह का मास्क का यूज किया जाता है। और इसको भी डिसइंफेक्शन करने के लिए 2% ग्लूटाल्डिहाइड के साथ 20 से 30 मिनट रखा जाता है। नेक्स्ट एक इमेज शो करता हूँ मैं। तो ये राइल्स ट्यूब इसको कहा जाता है, एनजी ट्यूब भी इसको कहा जाता है और फीडिंग ट्यूब भी इसको कहा जाता है। इंसर्ट की जाती है इनटू द स्टमक वाया द नोस्ट्रिल के द्वारा इसको इंसर्ट किया जाता है, स्टमक के अंदर डाला जाता है। और मेडिकेशन या फूड वगैरह अगर पेशेंट को देना है तो उसके अंदर इस तरह की वो ट्यूब है उसका प्रयोग किया जाता है। गैस्ट्रिक लिवाज इन केस ऑफ पॉइजनिंग के केस के अंदर गैस्ट्रिक लिवाज वगैरह अगर हमें करना होता है तो भी हम इस तरह की जो ट्यूब है वो डाल करके उसका प्रयोग करेंगे। तो साथियों ये थी हमारी नोटसेट की फर्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।